अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका हिंदी में मर्म कुछ इस प्रकार है। लोग इतिहास में मशगूल हैं और इतिहास अभी यहीं से होकर गुजर रहा है। जैसे साइंस में एक शाखा होती है अप्लाइड साइंस, वैसे ही कहावतें भी यदा कदा अप्लाइड बन जाती हैं। जैसे 2018 में यह कहावत बन गई थी। उस साल एक फिल्म रिलीज होने जा रही थी, पद्मावती। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित। लोगों को लगा इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हिपोक्रेसी की सीमा पार हो चुकी थी, लेकिन बर्दाश्त करने की सीमा पर करनी सेना के जवान तैनात थे। फिल्म की अभिनेत्री दीपिका की नाक पर लाखों का इनाम रखा गया। इतिहास फिर इतिहास है, जो हो गया सो हो गया। उसे निशाना बनाया जाना कठिन था, सो ग्रामर से बदला लेने की ठानी गई। नाक काटी गई फिल्म के नाम की। बंसाली ने ई की मात्रा काट कर दे दी। फिल्म का नाम हो गया पद्मावत। असली पद्मावत लिखी गई थी 1540 में। लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी इतिहासकार नहीं थे, सूफी कवि थे। जायसी ने जो लिखा उसे अधिकतर इतिहासकार सिर्फ एक रूपक मानते हैं, लेकिन फीलिंग्स को कौन समझाए। हर्ट होने के लिए होती है, हो गई। पद्मावत को सच माने या सिर्फ एक रूपक, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी हकीकत में था। और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी को जानने के लिए जरूरी है अली गुरशस्प की कहानी जानना। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 21 अक्टूबर का दिन है और आज ही की तारीख का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से। खिलजी सल्तनत को खड़ा करने वाले शख्स का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 में वो दिल्ली के तख्त पर काबिज हुआ। इससे पहले दिल्ली पर तुर्कों का शासन हुआ करता था। जलालुद्दीन भी तुर्क ही था, लेकिन उसके पूर्वजों ने 200 साल अफगानिस्तान में गुजारे थे, इसीलिए हिंदुस्तान के तुर्क उसे बादशाह मानने से इनकार करते रहे। 1291 में जलालुद्दीन के खिलाफ बगावत की पहली आग भड़की। कहां? कारा में, जो प्रयागराज से करीब 70 किलोमीटर दूर एक रियासत हुआ करती थी, इलाहाबाद उस टाइम के हिसाब से, अब प्रयागराज। कारा के गवर्नर का नाम था मलिक छज्जू। सुल्तान ने बगावत रोकने के लिए अपने भतीजे अली गुरशस्प को कारा भेजा। अली गुरशस्प ने कारा पर चढ़ाई की और कुछ ही दिनों में कारा का विद्रोह ठंडा पड़ गया। खुश होकर जलालुद्दीन ने अली गुरशस्प को कारा का गवर्नर बना दिया। मलिक छज्जू ने जिन्हें अमीर बना के रखा था वो अली गुरशस्प के साथ चले गए। अब ये अमीर कौन है? अमीर उन दिनों एक राजनीतिक पदवी हुआ करती थी। अब इन अमीरों को बगावत करने से मतलब था। मलिक छज्जू नहीं तो अली गुरशस्प ही सही। उन्होंने अली गुरशस्प को दिल्ली तख्त के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अली गुरशस्प को जलालुद्दीन से कोई खास दिक्कत थी नहीं, लेकिन उसके परिवार वालों से उसकी नहीं बनती थी। दरअसल जलालुद्दीन की पत्नी यानी दिल्ली की रानी को अली गुरशस्प फूटी आंख नहीं सुहाता था। एक तो इस बात से खफा थी वो कि बादशाह ने अपनी बेटी मल्लिका जहां की शादी अली गुरशस्प से कर रखी थी। दूसरा, अली गुरशस्प बादशाह के बड़े बेटे का भाई था, इसलिए रानी को लगता था कि अली गुरशस्प की नज़र हमेशा दिल्ली के तख्त पर रहेगी। 17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उद्दबीर के अनुसार अली गुरशस्प अपनी शादी से कतई खुश नहीं था। अली गुरशस्प ने इसी के चलते मेहरू नाम की एक दूसरी लड़की से भी शादी की। मल्लिका जहां इस बात से इतनी खफा हुई कि एक दिन जब मेहरू और अली गुरशस्प एक बाग में बैठे हुए थे, मल्लिका जहां ने मेहरू पर हमला कर दिया। मामला इतना बड़ा कि बादशाह को बीच बचाव के लिए आना भी पड़ा। बहरहाल इन्हीं पारिवारिक कारणों के चलते अली गुरशस्प बगावत के लिए तैयार हुआ, लेकिन दिल्ली सल्तनत से लोहा लेना आसान नहीं था। फौज और पैसे की जरूरत थी। पहली बगावत भी इन्हीं की कमी के चलते फेल हुई थी। इसके अलावा एक और खतरा था। अगर बादशाह को बगावत की खबर हुई तो विद्रोह शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। अली गुरशस्प भी खत्म हो सकता था। तो अली गुरशस्प ने एक एक कदम फूक फूक कर रखने की ठानी। उसने आसपास के हिंदू राज्यों की तरफ निगाह की। सबसे पहले उसने मालवा में भिलासा पर हमला किया और वहां से उसे खूब धन दौलत हासिल हुई। उस दौर में भी पैसे वाला इलाका था, बहुत बात तक के रहा। अभी भी एमपी जो फिलहाल का आपको दिखता है उसमें अपेक्षाकृत पैसे वाला इलाका है मालवा। अगला निशाना था दक्कन के यादव, जिनके वैभव के सामने भिलासा की दौलत भी फीकी थी। यादवों पर हमला करने से पहले अली गुरशस्प ने एक प्लान बनाया। दिल्ली में सल्तनत को कोई शक न हो, इसलिए उसने भिलासा की दौलत दिल्ली दरबार को सौंप दी और यादवों के बारे में कुछ बताया नहीं कि उसकी स्कीम क्या है। खुश होकर जलालुद्दीन ने अली गुरशस्प को युद्ध मंत्री भी बनाया और अवध का गवर्नर भी मुकर्रर कर दिया। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन ने अली गुरशस्प को रेवेन्यू का एक हिस्सा भी दिया ताकि वो अपनी सेना में और लोगों की भर्ती कर सके। कुछ साल इंतजार करने के बाद 1296 में अली गुरशस्प ने यादवों की राजधानी देवगिरी पर हमला किया। देवगिरी लूटकर उसे बहुत से हाथी, घोड़े और दौलत हासिल हुई। जलालुद्दीन के पास इस लूट की खबर पहुंची तो वो इस उम्मीद में ग्वालियर तक आया कि अली गुरशस्प लूट लेकर उसके सामने हाजिर होगा।
अली गुरशस्प का इरादा लेकिन कुछ और था। वो लूट का सामान लेकर के सीधे कारा की ओर गया। जलालुद्दीन के सलाहकारों ने उसे समझाया कि कारा पहुंचने से पहले चंदेरी में ही उसे रोक लेना चाहिए, लेकिन जलालुद्दीन को अपने भतीजे पर पूरा भरोसा था। वो बिना कोई कार्रवाई किए दिल्ली लौट गया। कारा पहुंचकर अली गुरशस्प ने सुल्तान को एक चिट्ठी भेजी जिसमें उसने लिखा कि उसकी अनुपस्थिति में दुश्मनों ने बादशाह के कान भरने की कोशिश की है। अली गुरशस्प ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि वो जल्द ही लूट का सामान लेकर बादशाह के आगे हाजिर होगा। साथ ही लिखा कि बादशाह एक माफीनामे पर दस्तखत करके उसके पास भिजवा दें ताकि दिल्ली आने में उसे कोई दिक्कत न हो। बादशाह ने कहे मुताबिक माफीनामा भिजवाया भी भतीजा था। सलाहकारों ने बादशाह को समझाया कि कम से कम कुछ दूत कारा भिजवाए जाने चाहिए ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। दूत कारा पहुंचे तो उन्हें अली गुरशस्प के इस प्लान का पता चल गया। इसकी खबर वो वापस बादशाह तक देते, इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब जलालुद्दीन को अली गुरशस्प पर कुछ शक होने लगा। तब गुरशस्प के छोटे भाई अलमस बेग ने सुल्तान को भरोसा दिलाया कि अली गुरशस्प यानी बड़े भैया अभी भी वफादार हैं। उसने सुल्तान से कहा कि अली गुरशस्प शर्मिंदा है और अगर वो खुद कारा जाकर अली गुरशस्प को माफ नहीं करेंगे तो वो खुद की जान ले लेगा। अली गुरशस्प की चाल सफल हो रही थी। सुल्तान ने अपनी सेना लेकर कारा की तरफ कूच किया। किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, ये कहावत भी बात कहावत से शुरू हुई थी और कहावत पे ही पहुंच गए, चरितार्थ साबित हुई। सुल्तान ने कारा के नजदीक पहुंचकर एक और बड़ी गलती कर दी। उसने सेना का एक बड़ा हिस्सा अहमद चाप के साथ जमीनी रास्ते से कारा की ओर भेजा और खुद गंगा नदी पार करके सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ अली गुरशस्प से मिलने पहुंचा। शिविर में गले मिलने के बहाने अली गुरशस्प ने जलालुद्दीन की पीठ में छुरा भोंक दिया और उस दिन के बाद अली गुरशस्प ना रहा। तारीख थी 16 जुलाई 1296। उसने खुद को बादशाह घोषित कर अलाउद्दीन की पदवी ले ली और उसका नाम हो गया अलाउद्दीन खिलजी। उधर अहमद चाप को जलालुद्दीन की मौत का पता चला तो वो बाकी सेना लेकर वापस दिल्ली चला गया। उसे मालूम था कि अलाउद्दीन अब दिल्ली की ओर जरूर आएगा, इसीलिए उसने दिल्ली पहुंचकर जंग की तैयारी करने की सोची। कारा में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का सर काटकर एक भाले पर लटकाया और उसे पूरे शहर में घुमाया। अगला चरण था दिल्ली पर चढ़ाई। लेकिन दिल्ली पर कूच करने से पहले एक और चीज की जरूरत थी, जनता की वफादारी। खुद को एक उदार बादशाह दिखाने के लिए उसने धन दौलत की बारिश कर दी। जनता में लगभग 200 किलो सोना बंटवाया। अगस्त 1296 में वो दिल्ली की ओर रवाना हुआ, लेकिन गंगा और यमुना नदी में बाढ़ के कारण उसे बीच में पड़ाव डालना पड़ा। इस बीच वो जिस शहर से गुजरता लोगों में मुनादी करवाता कि जो सेना में शामिल होगा उसे 1 मन सोना दिया जाएगा। दक्कन से लूटी हुई धन दौलत यहाँ उसे खूब काम आई। बदायूं पहुंचने तक उसकी सेना में 60,000 सैनिक और 6,000 घुड़सवार जमा हो चुके थे। उधर दिल्ली में जलालुद्दीन की जगह उसके छोटे बेटे कद्र खां ने ले ली थी। कद्र खां का बड़ा भाई अर्क अली खां मुल्तान में गवर्नर तैनात था। हिसाब से गद्दी उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन रानी ने कद्र खां को बादशाह बनाया। इस गलती का रानी को एहसास तब हुआ जब अलाउद्दीन ने 30-30 मन सोना देकर जलालुद्दीन के बहुत से पुराने वफादारों को अपनी तरफ कर लिया। यह देखकर रानी ने अर्क अली खां से मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलाउद्दीन की सेना शहर में प्रवेश कर गई। कद्र खां ने फौज लेकर उससे लड़ाई करने की ठानी, लेकिन जंग की पहली रात ही उसकी आधी सेना अलाउद्दीन के कैंप में शामिल हो गई। अंत में निराश होकर कद्र खां अपनी मां और परिवार को लेकर मुल्तान भाग गया। इसके बाद आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ और वो दिल्ली के तख्त पर काबिज हुआ। इसके बाद शुरू हुई बाकी की कहानी, जिस पर आज सारा हंगामा है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया। तब मेवाड़ के राजा रतन सिंह रावल को गद्दी संभाले सिर्फ 1 साल हुआ था। इस जंग में अलाउद्दीन ने आसानी से जीत हासिल कर ली। चित्तौड़गढ़ के अभियान का एकमात्र जिक्र अमीर खुसरो के लिखे में मिलता है, जिसमें इसे बस एक सैनिक अभियान की तरह दर्ज किया गया है। खुसरो ने किसी भी रानी पद्मिनी की कोई चर्चा अपने लिखे में नहीं की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसके 237 साल बाद पद्मावत लिखी। कुछ खास इंट्रो न देते हुए जायसी सीधे पद्मिनी की कहानी पर आते हैं, जो श्रीलंका के राजपूत राजा हमीर सिंह चौहान की बेटी थी। बोलने वाले तोते पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन श्रीलंका में राजपूतों के राज्य की बात एकदम बेमानी है। इसकी पुष्टि किसी भी इतिहासकार ने नहीं की है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन की कई तरह से विवेचना हम कर सकते हैं। धर्म के आधार पर जनता को निशाना बनाए जाने की घटनाएं हुई थी, तथ्यपरक हैं, लेकिन इसके लिए पद्मावत का सत्य होना क्यों जरूरी है, ये सवाल गले किसी के नहीं उतरता, हमारे तो नहीं उतर रहा। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी तारीख के अगले एपिसोड में, जिसे आज ही की तरह लिखेंगे हमारे दोस्त कमल। आपको अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितना पसंद आया, और अगर किसी सुधार की गुंजाइश लगे तो भी बताइएगा। देखते रहिए द ललन टॉक।